जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हिंदी और प्राइड ऐप जो है एक कॉम्बो बैच लेकर आया हुआ है, जिसमें हमने पहले भी आपको जो डॉक्टर नगीन की सीरीज की कुछ डेमो क्लास दी है उसमें बताया हुआ है। ये आपके कॉम्बो सीरीज में 4 जो आपकी हिंदी साहित्य से रिलेटेड महत्वपूर्ण किताबें हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगीन और शुक्ल जी का है, और रामस्वरूप चतुर्वेदी की भूमिका के साथ। दूसरा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, और जो चौथा आपका है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसका कॉम्बो क्लास जो है हमारे ऐप पे चल रहा है, और ऐप हमारा क्या है, ऐप है हिंदी और प्राइड। ये आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, आपको मिलेगा, उसको डाउनलोड करना है। और किस तरीके से क्लासेज है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इस तरीके से आपको वहाँ पे फीचर होगा। और ये काफ़ी स्टूडेंट ने कहा कि मैम किसी भी तरीके से जो है कोर्स का प्राइस जो है कम कर दीजिए, और लेना भी है, और वो चारों किताबों को हमें जल्द से जल्द जो है अच्छे से कंप्लीट करना है विथ नोट्स। तो बहुत सारे लोगों का ध्यान में रखते हुए मैंने इसकी प्राइस वैसे तो 6,000 तक इंस्टॉलमेंट में हमने अभी 10 तारीख तक के रखा है, वंदना ऑफर के तहत 2,000 कर दिया है। ये चारों किताबें जो है कंप्लीट होंगी नोट्स के साथ। बस ये है कि इसमें नोट्स दिया नहीं जाएगा, आप खुद से बनाओ चाहे जो करो, लेकिन नोट्स नहीं दिया जाएगा, ये हम पहले क्लियर कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप जाएंगे लेंगे तो आपको लाइव और कंटेंट का दिखेगा ऑप्शन। वहाँ पे डॉक्टर नगीन की सीरीज में 5 वीडियो जो है डाल दिया गया है, और बच्चन का इतिहास जो है पहले भी कराया गया था, तो ये रिकॉर्डेड है, लेकिन अभी प्री रिकॉर्डेड के बाद भी उसी में न्यूज सेक्शन जोड़ दिया जाएगा, और जो नए अपडेट करते जा रहे हैं उसमें होगा। मतलब कि इन जो ये आप लेंगे, ये जो कोर्स परचेज करेंगे, इसमें ये चारों किताबों के जितने भी क्लासेस जैसे भी बनाए जाएंगे वो पहले के भी हैं अभी के, वो बराबर आपको दिए जाते रहेंगे। और दूसरी चीज ये, ऐसे आपको वहाँ पे 4 सेक्शन मिलेगा, डॉक्टर नगीन, बच्चन का आधुनिक इतिहास, शुक्ल सीरीज और रामस्वरूप चतुर्वेदी। मतलब आप वहाँ पे जाएंगे और इस तरीके से आपका ये फीचर होगा वहाँ पे। और इन सीरीज के अंदर आप जब जाएंगे तो आपको इस तरीके से देखिए, वहाँ बच्चन की क्लास काफी 19 क्लास पहले से ही पढ़े हुए हैं, अभी न्यू क्लासेज भी डाले जाएंगे। तो आप कुल मिला के ये अभी आपका रेडी है, आप जाके वहां से बैच परचेज कर सकते हैं, ये हमने आपको जो है पहले ही बता दिया। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे ये जो कोर्स है ना, तो इसमें आपको जैसे ये है, तो काफी बच्चे जो है ये भी कह रहे हैं कि जैसे उन्हें सिर्फ नोट्स चाहिए। तो सेम चीजें जैसे यूपीएससी ऑप्शनल के स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे, तो जब हम पढ़ा रहे थे तो हमारे यूपीएससी के मॉडल आंसर वगैरह ये मेरे खुद के सेल्फ हैंड रिटन नोट्स हैं। ये जितने भी नोट्स हैं आप यहाँ पे देख रहे हैं यूपीएससी के, ये सेल्फ हैंड नोट्स हैं। और मेरे खुद के पर्सनल जो अभी भी बना रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, वो खुद के सेल्फ नोट्स होते हैं, खुद ही बनाते हैं उन चीज़ों को, और इस तरीके से होता है, लेकिन हम नोट्स नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये चीज़ कह रहे हैं कि एलटी ग्रेड और अभी यूपीएस यहाँ पे यूपी में जो भी एग्जाम आएंगे मैक्सिमम वो रिटन फॉर्म में होंगे, और सिलेक्शन उसी बेस्ड होगा। तो कल को आपके ये जो चारों इतिहास जब आप पढ़े रहेंगे, तो कल को एलटी ग्रेड का जब मेंस हम आंसर राइटिंग सेशन होगा तो कुछ इसी तरीके से होगा। और यूपीएससी वाले विद्यार्थी जो कह रहे हैं रेटिंग के लिए कोई कुछ नहीं चल रहा, आप ये बेसिक क्लास को ऐड करके मतलब ये एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं, फिर कल को अगर हम प्रैक्टिस कराते हैं तो बहुत अच्छा आपका हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं, अभी हमने 10 तारीख तक किया है, 2,000 चार्ज लग रहा है, आप एक ही बार में पे करके इसका जो है आप ले सकते हो, और लगातार आप चारों किताबों को बहुत अच्छे से कम डीपली इसका अध्ययन कर पाएंगे, साथ ही नोट्स से रिविजन कर पाएंगे। जब अच्छी पकड़ हो जाएगी तभी आप आंसर राइटिंग करने के फॉर्म में होते हैं। बहुत अच्छा, कहीं पे भी आप इंटरव्यू से लेके सारी जगह पे आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आप प्रमाणिक किताबों का अध्ययन कर चुके होते हैं। तो हाँ, वैलिडिटी मैंने इसका 1 साल कर दिया, लेकिन हाँ इतने में तो ये कंप्लीट हो जाएगा कोर्स, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी आपकी समझ ऑलरेडी हो जाएगी। तो ये मेरे नोट्स हैं सारे। कल को हमारी राइटिंग वाला जो क्लास चलेगा तो इसी बेस पे क्लास जो है चलेगा। तो आज से हम यहाँ पे डेमो क्लास दे रहे हैं, 1-2 क्लास आपका बच्चन का भी आएगा, नगेन का 2-3 क्लास हमने डेमो का दिया था, और बाकी अब वहाँ पे चलता रहेगा। रामस्वरूप चतुर्वेदी के भी 1-2 डेमो क्लास दे देंगे, और शुक्ल जी के भी दे देंगे। बाकी नोट्स के साथ हमारे ऐप पे भी क्लासेस शुरू हो गया, और आप वहाँ पे जाके इसको परचेज कर सकते हैं। आज से मैंने 2000 का ये यहाँ पे कर दिया, और 10 तक ये चलता रहेगा। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा था तो उनको ध्यान में रखते हुए अब हम सीधे आ जाते हैं अपने टॉपिक पे कि हम चीजों को कैसे लेके चलने वाले हैं। तो ये आज है यहाँ से शुरू हो रहा आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। बिल्कुल ये नए संस्करण को हम लेके चल रहे हैं, नवीन संशोधित संस्करण। देखिए अब यहाँ पे एक बार आपको ये भी दिखा दे कि जैसे बहुत लोगों के मन में ये होगा कि नोट्स वगैरह कैसे हुआ। तो ये मान लो प्रमाणिक चीजों को आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद आप इसका रिवीजन कैसे करेंगे। यहाँ पे ये देखिए, अब जैसे मान लीजिए आपने शुरू से लेके 100 पेज तक आपका 3 सेगमेंट में बटा हुआ है ये किताब।
लेकिन आपने पढ़ लिया, लेकिन पढ़ने के बाद क्या है, चीज़ें आपको याद कैसे होंगी, कंठस्थ कैसे होंगी? तो याद करने का तरीका कि हर एक चीज़ आप पढ़ते जाओ और इस तरीके से अपना नोट्स रिवाइज़ करते जाओ, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ें हमारी क्लियर होती जा रही हैं। और जो भी स्टूडेंट जो है कोर्स परचेज़ करेंगे, वो मुझे मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पे, उनका एक ग्रुप बना देंगे, ताकि ये मुझे रहे कि ये इतने लोग, तो कल को अगर ये कंप्लीट हो, कुछ आगे करना हो, तो हम उन्हें बता सकें। ये आपके नोट्स होंगे, और नोट्स के मैंने पहले भी आपको दिखा दिए, मेरे मेंस के नोट्स कैसे हैं, ये हैं। बाकी और भी आप यूजीसी नेट के स्टूडेंट नोट्स का डिमांड करते हैं, नोट्स हम किसी को नहीं देते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। बाकी ये नोट्स हमारे इस तरीके से, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम आपको मतलब ये है कि कोर्स में वो करा लें और एनरोलमेंट के बाद बताएं कि ये चीज़ें नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, शुरू होता है ये बच्चन आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, शुरू कैसे होता है। अब यहाँ पे कंप्लीट हमें देखना है क्लास। इसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि आपको जो पॉइंट समझना हो वो बहुत अच्छे से समझते जाएं। देखिए, सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि जो इतिहास होता है, क्योंकि कोई भी राइटर जब कोई भी किताब लिखता है, खासकर अगर बच्चन जी आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे हैं, तो अगर वो लिख रहे हैं आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उनके मन में कुछ तो पहले होगा कि हम आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास तो बहुत लिखा गया है। अगर अब आपने डॉक्टर नगेन की किताब को पढ़ा होगा, तो उन्होंने भी बताया कि जिस तरीके से अगर देखा जाए, तो जिस तरीके से जो एक प्रयास था शुक्ल जी ने लिखने का प्रयास किया, उसी के इर्द-गिर्द साहित्य का इतिहास सिमटा रहेगा, कोई और अच्छा प्रयास नहीं कर पाया। जबकि 1893 में नागरिक पेशाड़ी सभा आ जाता है और 16 खंडों में वो एक तरीके से प्रामाणिक खोज के साथ इतिहास को लाके प्रस्तुत करता है, फिर भी लोगों ने ऐसा प्रयास नहीं किया। तो बच्चन जी ऐसा क्या है कि उन्होंने कहा कि हमारा जो इतिहास है वो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट किताब है और बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है बहुत सारे एग्जाम में, खासकर आप यूपी के टीजीटी पीजीटी 2021 ये एग्जाम में देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये किताब जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे ना, तो जैसे आप शुक्ल जी को रीति काल तक बहुत अच्छा कंप्लीट करेंगे, तो आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास उसके बढ़ के है, कि यानी आधुनिक का पूरा पोर्शन आपका क्लियर होता है। बाकी डॉक्टर नगेन का तो करा ही रहे हैं। तो यहाँ पे ये निवेदन में ही ये चीजें हैं कि निवेदन में ये क्लियर करते हैं सबसे पहले, क्योंकि कोई भी इतिहास लिखता है तो उसके बारे में बताता है क्यों लिखता है। जैसे डॉक्टर नगेन जी का पढ़ाए थे तो भी हमने बताया था कि क्यों लिखा है, सीमा विस्तार क्या है, क्षेत्र क्या है, सारी चीजें। तो यहाँ पे निवेदन के बारे में ये कहते हैं कि इतिहास जो होता है ये अतीतोन्मुख नहीं भविष्योन्मुख होता है, वो जड़ नहीं गत्यात्मक होता है। जो अतीतोन्मुखी होता है इतिहासकार अथवा साहित्यकार, वो पुनरुत्थानवादी होकर जड़ हो जाता है। अतीत उन्मुखता हमें कहीं नहीं ले जाती, बल्कि एक तरह की भावना मेहता में बांध कर सही कर्तव्य से विमुख कर देती है। इसलिए कहते हैं कि अतीत उन्मुख हमें पुनरुत्थानवादी बनाता, भविष्य उन्मुखता भविष्य उन्मुखी। यहाँ पे आप चीजों को थोड़ा सा समझते चलेंगे तो बहुत अच्छा आपका क्लियर होता जाएगा कि ये कहना क्या चाहते हैं। देखिए, यहाँ पे इस तरीके से पढ़ाने से यही है कि आप बहुत डिप्थ जो है जाके इनको पढ़ें, ताकि कल को आप आंसर राइटिंग करना हो, कल को इंटरव्यू देना, तो आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएँ। एक किताब पे बहुत अच्छी आपकी पकड़ होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ही डेफिनेशन में इन्होंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि इतिहास बेसिकली है क्या। इन्होंने कहा कि देखो, इतिहास हम क्या कहते हैं, जैसे इलियट के संबंध में बताते हैं, इलियट ने कैसे कहा था, जो अतीत वर्तमान को प्रभावित करते, तो वर्तमान भी अतीत को करता है। ये चीजें इलियट का कथन डॉक्टर नगेन के हिंदी साहित्य के इतिहास में था। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि अगर आप इतिहास यानी कोई भी चीज आप देखो, तो जो अतीत उन्मुख होता है, अगर हम अतीत की तरफ उन्मुख हो रहे हैं, तो ये हमको क्या बना रहा है, पुनरुत्थानवादी बना रहा है। अतीत उन्मुख जो है वो हमको पुनरुत्थानवादी बना रहा है। तो क्या हमको सच में पुनरुत्थानवादी बनना है, या एक तरीके से अतीत उन्मुखता की तरफ करके और भावना मेहता में बदल जाना है? अगर इसी में बदल जाएंगे तो कुछ हम सृजनात्मक तो कर नहीं पाएंगे। सृजनात्मक करना ही जीवन में एक तरीके से क्या है, गतिशील बनाता है। और मनुष्य को जीवन में हमेशा गतिशील होना चाहिए, आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। तो हमें किस तरफ जो है चलना चाहिए, हमें अतीत से बहुत ज्यादा मोह रखना चाहिए, या हमें भविष्य उन्मुखता को देखना चाहिए? क्योंकि जब हम भविष्य उन्मुखता को देखेंगे तो ही सृजनशील हो सकते हैं और हमारे जीवन में गतिशीलता होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले यही चीज इनके द्वारा कहा गया है कि इतिहास हमें अतीत उन्मुख नहीं भविष्य उन्मुख, इतिहास जो होता है वो अतीत उन्मुख नहीं भविष्य की तरफ होता है, वो जड़ नहीं गत्यात्मक होता है। अगर हम अतीत उन्मुख होके काम करते हैं तो हम जड़ हो जाते हैं। हमें अतीत उन्मुख होके काम नहीं करना, बल्कि क्या है, अतीत को या अपने इतिहास को एक मार्गदर्शक के तौर पे लेना है।
इस तरीके से भावना मेहता में नहीं बदना है, क्योंकि वो हमें कर्तव्य से च्युत कर देगा। हमें अतीत उन्मुखता हमें पुनरुत्थानवादी बनाती है, तो भविष्य उन्मुखता सृजनात्मक। इस अर्थ में इतिहास लिखने का मतलब होता है, इतिहास क्यों लिखा जाता है? भविष्य उन्मुखी होना। ये होकर अगर आप भविष्य उन्मुख होकर कर रहे हो तो जीवन में कुछ रचनात्मक करोगे, सबसे पहले। दूसरा ये कहते हैं कि जो इतिहास का विकास क्रम है, अब देखिए तुलनात्मक आपको कराते चल रहे हैं। डॉक्टर नगेन में कहा गया कि जो इतिहास होता है, इतिहास में आप देखो कि काल प्रवृत्ति, प्रविधियां और कालक्रम में अगर कालक्रम के समय के अकॉर्डिंग अगर चीजों को देखे अपडेट करते जा रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से आपको एक रास्ता प्रशस्त करता है आगे के जीवन के लिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इतिहास का विकास क्रम है, वो एक इतिहास का जो विकास क्रम है, इतिहास क्रम प्रकृति की तरह कार्य कारण की श्रृंखला से बंधा नहीं रहता। एक चीज ये है कि जो इतिहास का विकास क्रम होता है वो प्रकृति की तरह कार्य कारण की श्रृंखला से बंधा नहीं रहता। इतिहास क्या होता है, किसका होता है? इतिहास मनुष्य का ही होता है। वस्तुतः इतिहास क्या है? एक मानवीय तत्व होता है। ऐतिहासिक घटनाएं परिवेश के अलावा मनुष्य की आकांक्षा, निर्णय, क्रियाकलाप आदि पर बहुत कुछ निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में यही चीज देखें तो इतिहास मात्र भौतिकता से निर्मित नहीं होता, बल्कि वो मानवीय स्वतंत्रता और निर्णय के योग से भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। राष्ट्र और जाति को अनेक ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जो मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होता है। इन घटनाओं से भी देश और जाति का नक्शा बदल जाता है। ये मानकर चलना होगा कि इतिहास का कोई दर्शन इतना मुकम्मल नहीं है जिसके आधार पे इतिहास को उसकी पूरी समग्रता में समेटा जा सके। तो यहाँ पे की फीचर्स क्या निकल के आ रहे हैं कि ये मानवीय स्वतंत्रता और निर्णय के योग से है इतिहास। इतिहास किसका होता है? इतिहास मनुष्य का होता है। इतिहास क्या है? एक तरीके से इतिहास एक मानवीय तत्व है। और ये क्या होता है? ऐतिहासिक घटनाएं परिवेश के अलावा मनुष्य की आकांक्षा, निर्णय, क्रियाकलाप, इन पर बहुत कुछ इतिहास जो होता है वो निर्भर करता है। अब यही चीज डॉक्टर नगेन की हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको याद हो तो हमने एक बहुत प्रासंगिक मुद्दा वहां पे उठाया था कि इतिहास के संबंध में पूछा गया था ना कि इतिहास जो आपका होता है, इतिहास को आप जो है कला मान के चलेंगे या इतिहास को आप विज्ञान मान के चलेंगे। और यहाँ पे विज्ञान के तरफ जो है वो ज्यादा वो कहा गया था कि विज्ञान की तरफ ही उसका झुकाव, क्योंकि अगर आप देखें तो इतिहास भी, हिंदी साहित्य का इतिहास भी देखेंगे, उसमें भी तर्क पद्धति से या अनुसंधान गवेषणा से, इन सारी चीजों से जो है कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे कला वर्सेस विज्ञान की बात की गई थी। यहाँ पे इतिहास के संबंध में कहा गया है कि इतिहास क्या है, किसका इतिहास होगा? अगर ये मनुष्य का इतिहास है तो मनुष्य के इतिहास में क्या प्रबल होना चाहिए? मानवीय तत्व स्थान रखना चाहिए। और ये मानवीय तत्व प्रभावित किन से होगा? परिवेश से होगा। इसलिए कभी भी आप देखो हिंदी साहित्य का इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो जैसे हम डॉक्टर नगीन के हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल को शुरू करेंगे तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आप कुछ भी पढ़ो, जब भी कोई कालखंड पढ़ा जाता है उनके समय में जो परिवेश है उसको पढ़ा जाता है। परिवेश में जैसे हम राजनीतिक स्थिति क्या है वो देखेंगे, सामाजिक स्थिति क्या है वो देखेंगे, आर्थिक स्थिति क्या है वो देखेंगे। और आर्थिक स्थिति तो बच्चन जी की किताब में बहुत मुख्य रूप में रखा गया है कि आर्थिक स्थितियां जो है बहुत कुछ कालखंड को प्रभावित करती है, समाज को करती हैं। इनके अलावा हम और एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब समाज अच्छा होगा, राजनीति ठीक होगी, आर्थिक व्यवस्था होगी, तभी आप कह सकते हैं कि वहाँ का जो संस्कृति है वो कल्चर समृद्ध होगा और वहाँ का साहित्य समृद्ध होगा। ये सारी चीजें एक साथ जुड़े होते हैं, सबको आप एक साथ देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ आएंगी। जितना ये इतिहास के साथ सच है उतना ही साहित्य के साथ भी। क्या सच है? पर इतिहास के लेखक की तरह साहित्य के इतिहास का लेखक तथ्यों के अर्थापन में उतना स्वतंत्र नहीं है। इतिहास लेखक की तरह उसके पास तरह तरह के आंकड़े नहीं होते, आधे अधूरे सही और गलत आंकड़े होते हैं। इसके सामने ग्रंथ होते हैं। प्राचीन काल के ग्रंथों के संबंध में तो प्रमाणिक और अप्रमाणिक कहा जा सकता है, पर आधुनिक काल के ग्रंथों के संबंध में तो ये भी नहीं कह सकते। अतः साहित्य के इतिहासकार को दोहरे दौर से गुजरना पड़ता है। आपसे क्वेश्चन सीधे पूछा जा सकता है कि जब आपको कभी जीवन में साहित्य का इतिहास लिखना पड़े तो आपको क्या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? कोई भी पूछा जा सकता है, कभी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। और देखिए इसका उत्तर यहीं पे छिपा है। अगर आज के समय में आप कोई आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन जी की तरह लिखना चाहेंगे तो आपको दोहरे दौर से गुजरना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए जो साहित्य का इतिहास होता है और जेन्युइन जो इतिहास होता है, जो इतिहास एक विषय है, उनमें क्या अंतर है कि जो साहित्य का इतिहास है वो साहित्य के इतिहास के लेखकों के सामने क्या है कि जो तथ्य होते हैं कि इतने समय में ये हुआ, ऐसे हुआ, वो उसके लिए बहुत ज्यादा स्वतंत्र नहीं है। इतिहास लेखक की तरह उसके पास तरह तरह के, इस हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक वालों के पास आंकड़े भी नहीं होते, आधे अधूरे होते भी है तो पता लगा गलत आंकड़े होते हैं। सामने उनके ग्रंथ देखें
तो उनके सामने ग्रंथ है। ग्रंथ है मतलब कि आज हम बैठे लिखने और हमने मान लो पिछला सारा ग्रंथ उठा के वहां से लिखना शुरू किया। तो जो इतिहास विषय का लेखक है और जो हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखक है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। दोनों में है कि आप इतने ज्यादा स्वतंत्र नहीं है, आपके पास उतने आंकड़े नहीं है जो विषय वाला लेखक है जितना उसके पास विकल्प है। तो आपको दोहरे दौर से गुजरना पड़ता है, अर्थात इतिहास लिखना पड़ता है ऐसा जो साहित्यिक भी आपका होना चाहिए और ऐतिहासिक सामाजिक भी होना चाहिए। इसलिए आप देखो बहुत बाद में आपको सुनने में आया होगा पृथ्वीराज रासो के संबंध में, उसको लेके बहुत ज्यादा लोगों ने फिर कहा कि ये सही नहीं है, ये अप्रामाणिक है। इसके पहले एक समय तक उसको प्रमाणिक अप्रामाणिक पे उतना ज्यादा जो है डिफरेंस नहीं देखने को मिला। जैसे ही आप देखेंगे पृथ्वीराज विजय मिलता है जयानक का, वैसे ही आप देखते हैं कि पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। फिर आप प्रमाणिक अर्धप्रमाणिक अप्रामाणिक का पूरा धड़े में बटे हुए देखते हैं। तो ये चीज कह रहे हैं कि ये समस्या है। तो हमें जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना होता है तो जो साहित्यिक भी है और ऐतिहासिक सामाजिक भी है। और एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति आता है कि इतिहास के चौखटे में साहित्य को, यानी इतिहास का जो चौखट उसमें साहित्य को फिट कर देना साहित्य का इतिहास नहीं होता है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब आप साहित्य के यानी एक साहित्य की किताब लिख रहे हैं उसमें इतिहास को ले रहे हैं तो आपको बहुत सेलेक्टिव चीजें लेनी है, ये पहले क्लियर कर देना है। इतिहास के पुष्टियर्थ इतिहासकार साहित्य को इतिहास के चौकटे में फिट करने लगे, ये उनकी गलती है। बहुत से वादग्रस्त साहित्य इतिहास लेखक तो क्या करने लगे हैं, साहित्य को एक खास तरह के ऐतिहासिक सूत्र में संग्रहित कर देते हैं, पर वो साहित्य का इतिहास ना होकर अब क्या हो गया है, समाज शास्त्री इतिहास हो जाता है। इस तरह साहित्य के अपने व्यक्तित्व का पक्ष जो व्यक्तित्व बनकर समाज के निर्माण में योग देता है वो उपेक्षित रह जाता। हम साहित्य क्यों लिखते हैं, हमें हमेशा ये क्लियर होना चाहिए कि हमें कोई समाजशास्त्रीय विवेचन नहीं करना है, इतिहास की किताब नहीं लिखना है। हमें हमेशा इस तरीके से कोई भी चीज को प्रेजेंट करना वो समाज के निर्माण में योगदान दे। तो हम तथ्यों के आंकड़ों से, इन सारे झंझावातों से एक तरीके से गुजरने के बजाय हमें ये स्ट्रिक्ट रहना चाहिए हम किसके लिए लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं। अगर कोई भी ऐतिहासिक संदर्भ ले रहे हैं, कोई भी तथ्य की जानकारी दे रहे हैं, तो वो चीज नहीं है कि हम इतिहास की किताब के लिए लिख रहे हैं, हम साहित्य के इतिहास के लिए ले रहे हैं। साहित्य के ग्रंथ वे ही रहते हैं, पर क्या होता है साहित्य का ग्रंथ तो वही रहता है लेकिन काल बदलता जाता है। जैसे कोई भी चीज मान लो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास जब ये किताब लिखा गया हो, डॉक्टर नगेन का लिखा गया हो, शुक्ल जी का लिखा गया हो, तो साहित्य का ग्रंथ तो वही है। या काशी नागरी पिछाड़ी ने जितने भी चीजों को कलेक्ट किया वो उसके परिप्रेक्ष्य में देखो वो उस समय का था, लेकिन काल बदलता जाता है जिसमें क्या होता है काल के बदलाव में भी कुछ शेष बचता रह जाता है और हर काल के नए अर्थापन के लिए कुछ छूटा रहता है, वो साहित्य सोन होता है। एक चीज और भी ध्यान रखना है कि जो केवल अखबारी साहित्य है उस पर कभी भी साहित्य का इतिहास निर्मित नहीं होता। साहित्य के इतिहास के लिए आप ये सोचो कि अखबारी जो साहित्य होता है उससे आप कोई साहित्य का इतिहास लिख लो, तो ये गलत चीज है। केवल अखबारी साहित्य पर साहित्य का इतिहास निर्मित नहीं होता, वो इतिहास लेखन का उपकरण बन सकता है, पर साहित्य का इतिहास लेखक उस पर केवल चलता ध्यान देगा। वो तो उन ग्रंथों को देखता है जो इतिहास को क्या करता है, गति देने में, मोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो यहाँ पे जो लेखक हैं, आधुनिक युग इतनी तेजी से बदलता रहा है और बदल रहा है कि साहित्य के बदलाव से भी उसे समझा जा सकता है। इस बदलाव को कहते हैं क्षिप्रतर। ये जो क्षिप्रतर बदलाव है, इस क्षिप्रतर बदलाव को साहित्य और इतिहास दोनों के संदर्भों में एक साथ पकड़ना ही इतिहास है। आधुनिक युग बहुत तेजी से बदल रहा है और जब साहित्य में लिख रहे हैं तो जब अगर आप ये देखो कि शुक्ल जी हो या किसी भी किताब में आप उठा के देखोगे तो ये लोग क्या कहते हैं कि जो जनता की चित्तवृत्तियां हैं, है ना, जो जनता की चित्तवृत्तियां यानी जो जनता जो है सोच रही है, अगर जनता की चित्तवृत्तियों के अकॉर्डिंग आपका जो साहित्य है ना, आपका जो साहित्य है अगर ये अपडेट नहीं हो रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ये चीज हमेशा एक चुनौतीपूर्ण रहा है कि आधुनिक युग बहुत तेजी से बदल रहा है और बदलते दौर का डिमांड अलग है, और अगर आप नहीं बदल रहे हो इस क्षिप्रतर बदलाव को साहित्य और इतिहास दोनों के संदर्भ में हमें जोड़कर चलना चाहिए। ये पकड़ तब तक विश्वसनीय नहीं होगा जब तक समसामयिक अखबारी साहित्य को श्रेष्ठ भविष्य उन्मुखी साहित्य से अलग ना किया जाए। समसामयिक जो अखबारी साहित्य है उसको जो श्रेष्ठ भविष्य उन्मुखी साहित्य, भविष्य के उन्मुख साहित्य है उससे अलग ना करें। प्रत्येक युग का आधुनिक काल ऐसे साहित्य से भरा रहता है। देखिए प्रत्येक युग चाहे आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, हर एक काल का साहित्य कह रहे हैं ऐसा भरा रहता है जो साहित्य इतिहास के दायरे में नहीं आता। वो साहित्य के इतिहास के दायरे में नहीं आता, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम अपने इतिहास के लिए ग्रंथों का जो अनुक्रम प्रस्तुत करेंगे वो कल भी ठीक होगा, अपरिवर्तनीय नहीं होगा, वो बदला जा सकता है। इतिहास लिखने का क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक मानवीय सृष्टि रहेगी। अब आप देखिए कि जो पहला चैप्टर है
डॉक्टर नगीन का जब पढ़ेंगे, इससे फ़ायदा ये होगा कि वहाँ भी क्लासेज वो उसमें भी चल रहा है और इसमें भी चल रहा है। जब आप पूरे कॉम्बो सीरीज़ में सारी किताबें मुझसे पढ़ेंगे ना, तब आपकी जो समझ का लेवल होगा बहुत अच्छा हो चुका रहेगा। ये देखिए पुनर्लेखन की समस्याएँ करके वो पहला उनके अध्याय में वो चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, पुनर्लेखन की समस्या के पीछे क्या है। तो वहाँ पे वो बताते हैं कि पुनर्लेखन के पीछे जो है नवीन शोध परिणाम काम करे या साहित्य चेतना आए, तब मानो कि हाँ, इतिहास लिखना चाहिए। कुछ 8 पॉइंट में उन्होंने गिनाया है। अब यहाँ पे देखिए पुनर्लेखन के संबंध में इन्होंने क्या कहा, यहाँ पे भी तो पुनर्लेखन की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जो ये है, इतिहास लिखने का क्रम तब तक जारी रहेगा, कब तक जारी रहेगा? जब तक ये मानवीय सृष्टि रहेगी, जब तक साहित्य चेतना आएगा, जब तक कुछ साहित्य चेतना के साथ नवीन अनुसंधान होगा, तब तक ज़रूरत पड़ेगी। और क्योंकि देखिए मानवीय सृष्टि रहेगी और ऐसी भी चीज़ें नहीं है, समय जो है परिवर्तनशील है, कोई भी चीज़ रुका नहीं है, तो उसके अनुसार इतिहास लिखने का क्रम तब तक जारी रहेगा। शुरुआत में ये कहते हैं कि आरंभिक में श्री कृष्ण शंकर शुक्ल ने एक किताब लिखा, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, जो अब बहुत पुराना पड़ गया है। ये इतिहास मूलतः साहित्यिक कृतियों पर आधारित है, पर उनके अपेक्षित पर्यावरण सर्वत्र दृष्टि में रखे गए हैं। शुरू से ही भविष्य उन्मुखता को लक्ष्य में रखने के कारण श्रेष्ठ साहित्यकार अपने आप रेखांकित हो उठे हैं। तो ये बच्चन जी ने श्री कृष्ण शंकर शुक्ल के आधुनिक हिंदी साहित्य को मेंशन किया है। बाकी इन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पे बताई है कि हम क्यों इतिहास लिखने की बात करें आधुनिक हिंदी साहित्य में। और यहाँ पे देखिए क्लियर क्या-क्या पॉइंट आपको निकल के आता है कि इतिहास क्या है, भविष्योन्मुख होना चाहिए कि नहीं, अतीतोन्मुख हमें क्या करता है। इतिहास बेसिकली मनुष्य को मानवीय चीज़ों को ध्यान में रख के लिखता है, वो मानवीय स्वतंत्रता और निर्णय की बात करता है। इतिहासकार को किन दौरों से गुजरना पड़ता है, दोहरे दौर से गुजरना पड़ता है। इतिहास की चौखटे में साहित्य को अगर फिट कर देते हैं तो वो साहित्य का इतिहास नहीं कहलाता। केवल अखबारी साहित्य पर अगर साहित्य का निर्माण करना चाहते हैं तो विश्वास मानिए आप कुछ नया जो है नहीं निर्माण कर पाते। और उसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास जो है कृष्ण शंकर शुक्ल ने पहले ही लिखा और ये इतिहास मूलतः साहित्यिक कृतियों पर आधारित है। अब हमने यहाँ पे निवेदन देख लिया, बच्चन जी ने निवेदन पहले लिखा था। अब दूसरी चीज़ है, यहाँ से शुरू होता है आपका भूमिका। भूमिका के सेगमेंट में आधुनिक काल नामकरण तथा काल विभाजन के बारे में कह रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक काल, आधुनिक काल नामकरण तथा काल विभाजन। अब ये कह रहे हैं कि साहित्य इतिहास में काल का सीमांकन सबसे अधिक जटिल समस्या है। अलग-अलग राइटर का आप देखेंगे तो वो बड़े मतलब उनका जैसे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का देखिए, तो वहाँ पे वो जो काल विभाजन की बात कर रहे हैं, तो उनको भी लग रहा है कि क्या 1857 से माना जाना चाहिए कि नहीं माना चाहिए। तो हमें ये समझना है कि शुक्ल जी अगर मान रहे हैं, वीरगाथा प्रशस्तियों को ध्यान में रख के आदिकाल के लिए, ठीक है, बच्चन जी भी सेम चीज़ मान रहे हैं या रामस्वरूप चतुर्वेदी जी सेम चीज़ मान रहे हैं, है ना? जितने भी हम चारों प्रमाणिक किताबें पढ़ रहे हैं, हमें सबका देखना है और सबकी अ, सोच को भी पकड़ना, क्योंकि चारों इतिहास में आपको वही नामकरण, काल विभाजन सब मिलेगा, बस उसके पीछे सबके मतांतर अलग होंगे। तो यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छे से समझना है कि बच्चन जी क्या चीज़ें कह रहे हैं, कि हमें जो काल विभाजन है वो सभी के लिए चुनौती है, क्योंकि आदिकाल जो है इतने समय पहले कोई यहाँ पे नहीं रहा है और सब जो भी किताबें मिली उसी के आधार पे हमको काल का विभाजन करना है। फिर हमारा दिमाग कहाँ तक जाता है। तो ये कह रहे हैं कि साहित्य के इतिहास में जो है, ये जो काल का सीमांकन करना वो सबके लिए बड़ा ही जटिल समस्या रहा है। किसी कालखंड की शुरुआत किस समय हुआ, उसे वैज्ञानिक सत्य के रूप में हम नहीं बता सकते। तो क्या करेंगे, कोई आधार होगा, तो आधार इन्होंने अपने अनुसार यही चुनाव किया कि जो एक कालखंड है, वो दूसरे कालखंड से अपने बदलाव के कारण अलग होता है। यानी आदिकाल से भक्ति काल में कुछ तो चेंज हुआ होगा, जिसकी वजह से हम आदिकाल से इसका नाम यानी 1850 से अगर हम 1900 मान रहे हैं, तो 1900 से 1918 हम क्यों मान रहे हैं, वो हमें समझने की बात है। बदलाव कुछ हुआ होगा। जब कहते हैं कि जब ये प्रक्रिया जो बदलाव होता है, तो कोई भी चीज़ रातों-रात नहीं घटता। इतिहास लिखने आप बैठते हैं, तो बदलाव की प्रक्रिया कहते हैं कि कभी भी देखें तो अरसे से चलती रहती है। पर नए कालखंड का निर्धारण हम तब करते हैं जब बदलाव के चित्र हमारी जो आर्थिक सांस्कृतिक स्थितियाँ हैं और दूसरी चीज़ काल रूप है तथा भाषा में वो दिखने लगता है। इसलिए साहित्य इतिहास के लेखन में जो काल निर्धारण किया जाएगा वो लचीला होगा। इस बदलाव को जब डॉक्टर राम कुमार वर्मा का आप देखेंगे 1938 में इनका आलोचनात्मक इतिहास करके आता है और आलोचना की एक क्रिटिकल एनालिसिस की जैसी बहुत महत्वपूर्ण किताब ही है। तो कहते हैं इस बदलाव को जब डॉक्टर राम कुमार वर्मा रोमांटिक लहजे और ग्रियर्सनी शैली में अप्रत्याशित और कौतूहलपूर्ण कहते हैं, हिंदी साहित्य तृतीय खंड भारतीय हिंदी परिषद प्रयाग तो विकसित इतिहास दृष्टि के
पाठकों का मनोरंजन होता है। वस्तुतः हिंदी साहित्य के इतिहास में जैसे हम आधुनिक काल कहते हैं, उनके विकास का क्रम भी एक शताब्दी पहले यानी 100 वर्ष पहले से ही शुरू हो जाता है और बदलाव के स्पष्ट चिन्ह हमको देखने को मिलते हैं 19वीं शती के उत्तरार्ध में दिखाई पड़ते हैं। अब हमें यहाँ पे एक चीज समझना है, इन्होंने क्या कहा। देखिए, इन्होंने कहा, इनका कहने का मतलब है कि जब कालखंड के हम विभाजन की बात करते हैं तो कालखंड के विभाजन के पीछे देखिए काम क्या करता है। मान लो इन्होंने कहा कि हम ये मान के चलते हैं कि जो आपका रीतिकाल है, ठीक है, रीतिकाल है, तो रीतिकाल को अगर आप मान लो 1700 से 1900 कह रहे हो, तो फिर 1900 से आप जैसे ही 1900 से लेके 1918 तक की बात करते हो, है ना, 1900 से लेके, नहीं 1900 से लेके 1918, यहाँ पे देखिए 1918, ठीक है, क्योंकि 1918 फिर 1918 से आप 36 में छायावाद में आ जाते हो। तो अगर ये 1700 से 1900 का कालखंड अगर आप कह रहे हो कि ये कालखंड है रीतिकाल का, तो ये रीतिकाल से ये यहाँ पे एक लाइन खिंच गई, जो हम कहते हैं कि हम अब आ गए क्या, आधुनिक काल में। और आधुनिक काल में भी जब हम शुरुआत ही करेंगे तो किससे शुरू करेंगे, भारतेंदु युग से करेंगे, भारतेंदु युग से, क्योंकि भारतेंदु जी का जन्म हो जाता है 1850 में। अब कह रहे हैं रीतिकाल से आधुनिक काल में आने में हमें ये मानिए कि रीतिकाल तक हम मान रहे हैं कि हमारा कालखंड 1700 से 1900 है, लेकिन उसी के बीच में हम कितना मान ले रहे हैं, 1850 से ही कई जो राइटर हैं हिंदी साहित्य के, वो यहीं से मान रहे हैं कि आधुनिक काल शुरू हो जा रहा है, यानी भारतेंदु युग शुरू हो रहा है और 1900 तक जा रहा है। अब यहाँ पे 1850, ये ध्यान देना है कि आपको 1850 जो है, तो इसको जो है बच्चन जी ने नहीं माना है। भले ही भारतेंदु जी को कई लोगों ने भारतेंदु के जन्म को हिंदी साहित्य के इतिहास का शुरुआत मान लिया है, लेकिन अभी हम आगे पढ़ेंगे 1850 को बच्चन जी ने नहीं माना है, उसके पीछे उन्होंने तर्क दिया है। इन्होंने माना है कि हम 1857 से मानते हैं कि भारतेंदु युग का शुरुआत होता है और 1857 में पता होगा आपको गदर होता है, यानी सबसे बड़ी क्रांति हमारे यहाँ पे देश की लड़ाई के लिए 1857 की क्रांति इतिहास प्रसिद्ध है। अब 1857 से 100 साल आप पीछे जाएंगे तो अगर आपको थोड़ा इतिहास की जानकारी हो तो 1757 में हमारे यहाँ पे होता है प्लासी की लड़ाई, है ना, 1757 में प्लासी की लड़ाई होता है, 1764 में बक्सर का युद्ध, और ये बहुत निर्णायक युद्ध होता है जो पूरी तरीके से हमारी सत्ता को उठा के क्या होता है, ब्रिटिशर्स के हाथों में हमारी सत्ता को सौंप देता है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो यात्रा में रहा है पूरा शताब्दी, यानी 100 वर्ष बीत गए। तो अभी देखिए इन्होंने कहा था कि कोई भी कालखंड हमारे यहाँ रातों रात नहीं बदलता, साहित्य में तो बिल्कुल ऐसे नहीं होता कि आज आदि काल है, कल भक्ति काल हो गया, परसों रीति काल, ऐसा कभी नहीं होता है। उसके पीछे एक अरसा चलता रहता है, धीरे धीरे बदलाव होता है, और जब वो बदलाव हमारी भाषा में, हमारे परिवेश में कई स्तरों पे हमें परिलक्षित होने लगता है, दिखने लगता है, तब हम मान के चलते हैं कि ये है इतिहास में बदलाव। इसीलिए कहते हैं कि अगर हम भारतेंदु जी को, इनका कहना है कि अगर मान लो, जैसे आप कह रहे हो, अगर हम ये मान लेते हैं कि जैसे भारतेंदु जी हैं, तो भारतेंदु जी को अगर हम मान लेते हैं कि 1850 में इनका जन्म हुआ और यहीं से हम हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू कर देते हैं, तो ये सर्वमान्य नहीं हो पाएगा, या आप व्यापक स्तर पे उन चीजों को एक तरीके से पूरे परिवेश को लेके नहीं चला पाएगा, बड़ा संकीर्ण हो जाएगा। ऐसे संकीर्ण हो जाएगा जैसे मान लो कि आपने देखा वीर गाथा काल जो है, पूरे आदिकाल को वीर गाथा काल कह दिया शुक्ल जी ने, इसका मतलब वीर प्रशस्ति गायन हुआ, इनके अलावा क्या आदिकाल में कुछ हुआ ही नहीं। तो इतना प्रमाणिक वीर गाथा काल भी नहीं माना जाता है, इसीलिए तो आदिकाल को ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है, क्योंकि ये एक कोई चीज संकीर्णता में लेके नहीं चल रहा है, एक विस्तार को लेके चल रहा है। तो यहाँ पे यही चीज कहा जा रहा है कि जब कोई भी कालखंड एक से दूसरे में बदलाव की बात करता है, तो एक कालखंड जो होता है वो दूसरे कालखंड से अपने बदलाव के कारण अलग होता है, और बदलाव की प्रक्रिया तो अरसे से आती है, पर नए कालखंड का निर्धारण तब जाकर होता है जब बदलाव के चित्र हमारे सामने आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति और काल रूप तथा भाषा में पूर्णतः दिखने लगते हैं। और राम कुमार वर्मा के संबंध में वही चीज कि राम कुमार वर्मा हो, ग्रियर्सनी शैली हो, ये लोग जो कौतूहल पूर्वक देखते हैं तो विकसित इतिहास दृष्टि के पाठकों का मनोरंजन ही होता है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में जिसे हम आधुनिक काल कहते हैं, वो विकास का क्रम कैसे चलता है, शताब्दियों पहले चलता है। बदलाव के स्पष्ट चिन्ह 19वीं सदी के हमें उत्तरार्ध में दिखे। संयोग है कि हिंदी साहित्य में आधुनिक जीवन बोध के प्रवर्तक कौन रहे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र रहे हैं। आधुनिक अगर देखें, संयोग ही तो है कि हिंदी साहित्य में आधुनिक जीवन बोध के प्रवर्तक कौन रहे, तो आधुनिक जीवन बोध के प्रवर्तक रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र। और जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इनका जन्म अगर आप देखेंगे तो इनका जन्म सन 1850
ठीक अगर आप देखें तो इनका जन्म जो है ठीक 19वीं सदी के मध्य में होता है। अतः इतिहास लेखकों ने इस वर्ष को ही मान लिया आधुनिक हिंदी साहित्य की शुरुआत का वर्ष, कि यही शुरुआत है। किंतु ये वर्ष स्वयं इतिहास की गतिमानता या बदलाव में किसी तरह की भूमिका नहीं अदा करता। आप देखिए इन्होंने क्लियर कहा ना कि अगर आपने 1850 मान लिया, क्यों मान रहे हो? अरे भाई वो जो वर्ष है, ये स्वयं इतिहास की गतिमानता या बदलाव में किसी तरह की भूमिका नहीं अदा कर रहा है। जो इतिहास है, इतिहास के काल विभाजन की रेखा कम से कम इनके अनुसार दो विभिन्न प्रवृत्तियों को स्पष्टता अलग करने वाली होनी चाहिए तथा इस अलगाव के लिए खुद भी बहुत कुछ उत्तरदायी होना चाहिए। यदि हम माने सन 1857 को आधुनिक काल का प्रारंभिक बिंदु, तो दोनों शर्तें पूरी हो जाती। कौन सी दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं? कम से कम कोई भी कालखंड में अगर अलगाव हो रहा है तो दो विभिन्न प्रवृत्तियां होनी चाहिए, यानी कुछ तो आपको रीतिकाल का अलग दिखना चाहिए और आधुनिक काल में जब आए तो उनमें दिखना चाहिए। तो जो एक पतली रेखा खींची जाए रीतिकाल और आधुनिक काल के बीच में, वो स्पष्टता उन चीजों को अलग कर रहा हो, तब तो आप मानेंगे कि हाँ, ये चीजें कुछ अलग हो रहा है। और दूसरा, पहला हमने क्या कहा था कि एक कालखंड दूसरे में जब बदलाव दिखने लगता है, अरसे से चला कला रूप में, भाषा में, आर्थिक संस्कृति रूप में, तब आप उस चीज को मानो कि हाँ, कुछ बदलाव हो रहा है। तो 1850 के ठीक 19वीं सदी में सिर्फ भारतेंदु जी के जन्म होने से हम उस कालखंड का नाम उस तरह नहीं रखते। ये चीज देखना, बल्कि 57 की क्रांति ने बहुत कुछ परिवर्तन किया, इसलिए हमें उसे मानना चाहिए। तो यहाँ पे इनका वही सीधा सा कहना है, हमें ये क्यों मानना चाहिए? 57 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो पहले गदर के नाम से प्रसिद्ध था, वो ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला देने वाला सिद्ध हुआ, तो बहुत क्रांतिकारी कदम था। इसके पहले देश के अन्य भागों में भी विद्रोह हो चुके थे, चाहे बंगाल का सन्यासी विद्रोह लीजिए, उड़ीसा के जमींदारों का विद्रोह लीजिए, विजयनगरम का विद्रोह लीजिए, ये सभी हुए थे। और ये जितने भी हुए थे, 57 का विद्रोह भी हिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों के लिए एक सीमित भाग तक ही फैल कर रह गया था, लेकिन ये बहुत ही व्यापक स्तर पे परिवर्तन लाया, पूरे नेचर को चेंज कर दिया, एक हमारे पूरे भारतीय सिस्टम को जो है उस समय हिला के रख दिया। तो साहित्य भी उससे अछूता नहीं, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य से समाज से ही चीजों को अंगीकार करता है। तो ये इसकी शुरुआत अवध के सिपाहियों ने आकस्मिक ढंग से की, फिर कैसे स्थितियां बदली, जमींदार, किसान, कारीगर, सामंत सब जुटे। छोटी सी शुरुआत जनता की व्यापक लड़ाई में तब्दील हो गया और इसे दबाने में अंग्रेजों के पसीने छूट गए। इसी के फलस्वरूप कंपनी राज का अंत हुआ और महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र जारी हो गया। यानी 1600 में हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स ईसीआई जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हो गया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे कब्जा कर गया, और जब बहुत सब तंग हो गए तो ईस्ट इंडिया कंपनी का 200 वर्षों तक जो है राज चला हमारे यहाँ पे। और जाके जब ये धार्मिक उन्माद के उस पे जाके जब हमारे यहाँ के कम्युनिटी को इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला, हिंदू, मुस्लिम सभी लोगों के धर्मों पे कुठाराघात किया, तब जाके आप देखते हैं 1857 का गदर जो है एक ज्वाला मतलब एक तरह से फूट पड़ता है कि नहीं, हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी है। और फिर आप देखते हैं कि उसका प्रभाव हर जगह पे होता है। और उसी समय आप देखेंगे कोई इंसिडेंस है कि भारतेंदु जी का भी जन्म होता है, और फिर आप देखो धीरे धीरे जो है भारतेंदु मंडल तैयार होता है और नए युग की चेतना का प्रसार होता है। तो ये सब क्या होता है, 200 वर्षों तक ये ब्रिटिशर्स 1800 तक मजे से राज करते हैं यहाँ पे 1600 से आने के बाद। और जब पावर ट्रांसफर होता है महारानी विक्टोरिया के हाथ में, तो बहुत कुछ चेंज होता है। फिर हमारे यहाँ वाले भी साहित्य चेतस हो जाते हैं, साहित्य को लेके या जन जागरूक हो जाते हैं। तो कुल मिला के इनका कहने का मतलब आप 1857 से मानो कि जहाँ पे व्यापक स्तर पे राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है, तो राजनीति से समाज अछूता नहीं है, समाज से जो है संस्कृति अछूती नहीं है, और संस्कृति से साहित्य अछूता नहीं है। ये सारी चीजें एक इंटरलिंक होते हैं, एक दूसरे से होते हैं। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है। इसलिए बच्चन जी कहते हैं भाई, मैं क्यों मान रहा हूँ काल विभाजन, अगर वो काल विभाजन को भारतेंदु जी से ना मान के 57 की क्रांति से मान रहे हैं, तो ये आपको ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि कल को आपको कहीं पे भी अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि बच्चन जी ने आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन को 57 से क्यों माना, या और लोगों ने 50 माना तो क्यों माना, ये शुक्ल ने 1868 कवि वचन सुधा से माना क्यों माना। ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। खासकर मैं उनको वो ये संबोधित करेंगे जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, कहीं पे रिटन फॉर्म में करके एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, तो उनके लिए इतिहास की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। हमें काल विभाजन देख लिया, निवेदन क्या था वो समझ लिया। अब हम नामकरण पे आते हैं। नामकरण में यहाँ पे क्या कहा गया है,
कि जो नामकरण है, किसी भी चीज़ का आप नामकरण करते हो, किसी का नाम भी रखते हो, तो उसके पीछे कुछ न कुछ लॉजिक होता है। तो फिर हम इतिहास की किताबों के उसमें कालखंड में नामकरण कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कुछ उसके पीछे तर्क होना चाहिए। तो आधुनिक शब्द में कह रहे हैं कि ये जो आधुनिक शब्द है, जब हम कहते हैं आधुनिक, तो ये 2 अर्थों की सूचना देता है। आधुनिक बोले तो उसका मतलब होता है मध्यकाल से भिन्नता की और नवीन अलौकिक दृष्टिकोण की। आधुनिक, आधुनिकता क्या है? यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। जैसे नगीन की किताब में भी हमने मॉडर्निटी को समझा था कि आधुनिक से आधुनिकता क्या होता है, और लास्ट में तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे उसको। तो आधुनिक शब्द 2 अर्थों की क्या सूचना देता है कि एक मध्यकाल, बेसिकली जो आपका एक तरीके से जो 1700 से 1900 का कालखंड रीतिकाल का था, जो दरबारी युग था, श्रृंगारिकता हावी था, तो वो मध्यकाल में रूढ़िवादिता सारी चीज़ें, वहाँ से हम भिन्न होके और नवीन अलौकिक दृष्टिकोण इसलिए भी कहते हैं कि आप हमारे यहाँ, क्योंकि हमेशा देखिए तो उसमें बताया गया हमारी सोचने की दृष्टि, हमारे पढ़ने की दृष्टि में हर एक चीज़ में राजा राम मोहन राय जैसे बहुत ही श्रेष्ठ समाज सुधारकों को ये कहना पड़ता है, हमको इंग्लिश एजुकेशन या वेस्टर्न एजुकेशन इसलिए चाहिए क्योंकि हमें अपने देश को तर्क के साथ आगे ले जाना है। तो सिर्फ आध्यात्मिक अगर आप उन्नति करते हो तो बहुत कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आधुनिक शब्द को कहते हैं कि आप देखो नवीन अलौकिक दृष्टिकोण। अलौकिक मतलब क्या होता है? इसी लोक में आपने जन्म लिया है, तो अभी क्योंकि आप यहीं पे हो, तो आप पारलौकिक ईश्वर की कल्पना करने के या भक्ति भाव या भक्ति काल में जैसे सब डूबे हुए थे, वो करने के बजाय, क्योंकि आप इहलौकिक दृष्टिकोण से जियोगे, तो ज़्यादा वैज्ञानिक ढंग से जो जीवन को जी पाओगे। तो आधुनिक कहने का मतलब है आधुनिक सोच एक तरीके से हर एक रूढ़िवादिता में जो जकड़ी हुए समाज है, उनको आप उन पे एक तरीके से क्वेश्चन लगा सकते हैं और तर्क से आगे बढ़ सकते हैं। तो आधुनिक का मतलब ही होता है मध्यकाल से भिन्नता और नवीन अलौकिक दृष्टिकोण। मध्यकाल में क्या कमियां रही थी और आधुनिक काल में क्या प्रोग्रेस देखने को मिलता है? जो मध्यकाल है वो अवरोध, जड़ता और रूढ़िवादिता के कारण स्थिर है, एक रस है, उसमें कुछ भी आपको रस देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन एक विशिष्ट ऐतिहासिक प्रक्रिया ने उस चीज को तोड़ा और उसको बना दिया गत्यात्मक। हमने वैसे भी बताया था कि अतीत उन्मुख, हमें तो उस तरीके से एक रास्ता, अगर अतीत उन्मुख अगर आप उसी की तरफ उन्मुख हो जाएंगे सही नहीं है। अतीत से आप चीजों को लेके मार्ग प्रशस्त हो आगे के लिए, तो सृजनशील बनाता, भविष्योन्मुखता आपको गतिशील बनाता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक विशिष्ट ऐतिहासिक प्रक्रिया ने उसके तोड़ के गतिशील बनाया, इसलिए मध्यकालीन जो जड़ता है और आधुनिक क्या है? गत्यात्मकता है। एक बहुत अच्छी लाइन में है कि मध्यकालीन जड़ता का प्रतीक है और उनका रूढ़िवादिता का प्रतीक है। वो आपके विकास को स्थिर कर देगा, मंथर कर देगा, और आधुनिक सोच आपको गतिशील बनाएगा, समय से आगे ले जाएगा। और जैसा कि आप इसको जोड़ पाइए शुक्ल जी के कि जनता की चित्तवृत्तियां बदलती है, तो बदलते परिवेश के अनुसार आपके साहित्य में भी उन चीजों को आपको समाहित करना चाहिए, तभी आप साहित्य को अपडेट कर पा रहे हैं, स्वयं को अपडेट कर पा रहे हैं। तो ये चीज, वही चीज बच्चन जी भी कह रहे हैं कि मध्यकालीन जड़ता और आधुनिक गत्यात्मकता को साहित्य और कला के माध्यम से समझा जा सकता है। अच्छा, रीतिकाल में समस्या क्या? एक रीतिकाल की कला और साहित्य अपने अपने कथ्य, अलंकृति और शैली में एक रूप सा था। क्यों? क्योंकि रीतिकाल की विशेषता ये हो कि घोर श्रृंगारिकता का युग था। अब वो घोर श्रृंगारिकता के बधे जो घाट है उसी में बह जा रहा था, और उसमें आप देखो ढेर सारे छंद, तो छंदों में न वैविध्य है, न विन्यास है डिक्शन में, एक ही प्रकार के छंद, एक ही प्रकार के ढंग है। आधुनिक काल में बधे हुए घाट टूट गए और जीवन की धारा विभिन्न स्रोतों में फूट पड़ी। साहित्य पहली बार मनुष्य के बेहतर सुख दुख से कब जुड़ा? आधुनिक काल में। ये नहीं कि घोर श्रृंगारिकता के दरबारीपन में तब जुड़ा था, जबकि साहित्य समाज का दर्पण, साहित्य में तो समाज का मन दिखना चाहिए ना, समाज की समस्याएं, समाज के लिए समाधान। लेकिन साहित्य तो उस समय लिखा ही नहीं जाता था। आप जब पढ़ेंगे, हम रीतिकाल पढ़ाएंगे, तो राजर्षि जो कवि होते थे तो 3 धाराओं में बंट गए, रीति सिद्ध हो गए, बद्ध हो गए, मुक्त हो गए। जो मुक्त हो गए वो तो मुक्त होके लिखे, बाकी सभी लोग तो राजा आश्रित, तो उन्हीं को खुश करने के लिए लिखते थे। वहां जनता के लिए क्या था? क्या आज की तरह नागार्जुन, धूमिल, केदारनाथ अग्रवाल ऐसी रचनाएं क्या थी? तब नहीं थी। तो उस मनुष्य के बेहतर सुख दुख के साथ आधुनिक काल में साहित्य ही तो जुड़ा। इसका मतलब वास्तविक साहित्य जो है तो ये तभी लिखा गया। यानी सिद्धनाथ साहित्य को जब आप पढ़ेंगे तो वो कहेंगे धार्मिक उपदेश से लिखा गया, रीतिकाल राजाश्रित से लिखा गया, भक्ति काल एक तरीके से आरोप लगता कि हर एक व्यक्ति निराश था, पौरुष या ताज जनमानस अपने लिए भक्ति भाव में पारलौकिक यात्रा ढूंढ लिया। तो साहित्य वास्तव में जो जीवन का होना चाहिए, साहित्य क्या है? स प्लस हित, समाज का हित, तो वो कहाँ गया? वो तो पहली बार हमको आधुनिक काल में देखने को मिलता ना।
तो ये भी बहुत बहुत एक तरीके से ना आप इसको एक्सप्लेन कर पाओगे कि आदि काल का मतलब क्या, भक्ति काल का मतलब क्या, रीति काल का मतलब क्या, आधुनिक काल का क्या मतलब है। अब आधुनिक शब्द जो दूसरी अर्थ ध्वनित करता है, वो ध्वनित करता है इहलौकिक दृष्टिकोण, धर्म है, दर्शन है, साहित्य, चित्र है आदि सभी के प्रति अगर हमारा नया नज़रिया जो है डेवलप हो रहा है, वो है इहलौकिक। मध्यकाल क्या है? उसमें एक नज़रिया था पारलौकिक। पारलौकिक बोले तो ईश्वर, जैसे आप सूफ़ी जो है जब साहित्य पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या है? वहाँ पे आपने देखना है कि जो सूफ़ी साहित्य है उसमें भी कहते हैं कि जो एक तरीके से यात्रा होता है, तो हमारी यात्रा क्या है? यानी हमें कहाँ पे जाना है? हकीकत। जैसे एक सूफ़ी मतलब जब दर्शन पढ़ते हैं तो उसमें भी एक तरीके से होता है कि हमको फ़ना हो जाना है। वहाँ पे भी कि एक तरीके से फ़ना हो जाना है, यहाँ पे ये कहते हैं कि नहीं, पारलौकिक दृश्य मत जियो, भक्ति काल वाले वैसे ही जिए हैं और मध्यकाल में पारलौकिक दृश्य मनुष्य इतना ज़्यादा आच्छन्न था कि उसे अपने परिवेश की सुध ही नहीं, होश ही नहीं थी। सब कुछ भगवान पे टाल देता था। पर आधुनिक युग में मनुष्य अपने पर्यावरण के प्रति ज़्यादा सजग है, चेतस है और आधुनिक युग की पीठिका के रूप में इस देश में जिन दार्शनिक चिंतकों और धार्मिक व्याख्याताओं का आविर्भाव हुआ, उनकी मूल चिंतन धारा अब आ गया है अलौकिक। आप देखो ना, कभी किसी को ध्यान आया था कि अस्तित्ववाद का कॉन्सेप्ट भी हमारे यहाँ पे आएगा? नहीं, ये सब आधुनिकता की देन है। जब हमारे यहाँ पे एक तरीके से देख रहा है कि मनुष्य को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, कभी भी कोई बम विस्फोट करके मार दिया जा रहा है, प्रथम युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध हो रहे हैं, तब तो लोगों को लगा कि नहीं अस्तित्ववादी जैसी चीज़ें होनी चाहिए, अपने बारे में खुद सोचना चाहिए या उत्तराधुनिकता, आधुनिकतावाद की बातें छिड़ रही हैं, मार्क्सवाद की बातें की जा रही हैं। ये कब? जब मनुष्य अपने प्रति चेतनशील हुआ कि हमारे साथ क्या सही है, क्या गलत है। तो ये कह रहे हैं कि जो अ, आविर्भाव हुआ जिन दार्शनिक चिंतकों को आप आधुनिक में देखो, ये लोक के प्रति वो ज़्यादा एक सतर्कता है, सुधार, परिष्कार और अतीत का पुनरुत्थान नवीन दृष्टिकोण का फल है। यानी हम हर एक चीज़ों में सुधार कर रहे हैं, यानी जब 1829 में आप देखेंगे राजा राम मोहन राय कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स से भाई हमें इंग्लिश एजुकेशन दो, एक तरीके से इंग्लिश एजुकेशन कहने का मतलब हमें तर्क वाला एजुकेशन दो। अगर हम तर्क लेके आएँगे तभी तो हम सती प्रथा का उन्मूलन कर पाएँगे, विधवा विवाह की बात कर पाएँगे, स्त्रियों की शिक्षा की बात कर पाएँगे। तो ये जो सुधार परिष्कार की प्रक्रिया है वो भगवान के भरोसे या पारलौकिक यात्रा से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं हो सकता, वो तो इहलौकिक दृष्टिकोण से ही होता है ना। तो ये था एक जो पूरे रेनेसां पीरियड पुनर्जागरण के काल के संबंध में सारी चीज़ें। तो अतीत का पुनरुत्थान नवीन दृष्टिकोण का फल है। आधुनिक युग की ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है कि साहित्य का भाषा ही बदल गया और अब क्या हुआ कि ब्रज भाषा की जगह खड़ी बोली ने ले लिया। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को संबोधित करना था, तो आप यहाँ पे ब्रज भाषा की पद्य कविताएँ नहीं लिखोगे। हालाँकि ब्रज भाषा अचानक ही नहीं छूट गया। आप देखो कि बहुत सारे पद्य जो है आधुनिक काल में आधुनिक काल के मंडल के जो कवि भारतेंदु मंडल के वो लोग भी लिखते हैं। लेकिन खड़ी बोली एक ऐसी बोली थी जिसे देशव्यापी एक तरीके से एक लोग उसको एक्सेप्ट कर सकते थे, उसको हर एक व्यक्ति समझ सकता था, उसके लिए कोई प्रकांड पंडित होने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हम सब तक पहुँच पाए, इसलिए खड़ी बोली सबसे अच्छा एक माध्यम था लोगों तक पहुँचने के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया, नामकरण के पीछे इन्होंने बताया कि क्या रीज़न होने चाहिए, बाकी हम नोट से रिवाइज़ करेंगे तो और क्लियर होगा। अब हम आगे देखें कि इसके बाद क्या-क्या है ना? उपविभाग। तो उपविभाग में कह रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का जो उपविभाजन किया है, अब देखिए रामचंद्र शुक्ल ने जो आधुनिक काल का जो उपविभाजन किया है, वो कहते हैं वो एक सूत्रता के अभाव में विसंगतिपूर्ण हो गया। क्योंकि शुक्ल जी के 1929 जो है सपसागर की भूमिका में जो इन्होंने पहले हिंदी साहित्य का विकास लिखा था, बाद में ये नाम हो गया जो हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे प्रामाणिक इतिहासों में एक है। तो शुक्ल जी बच्चन जी के ही इतिहास को ले रहे हैं कि जो 1929 में उन्होंने लिया था, उन्होंने अपने आधुनिक कालखंड को उपविभाजन कर दिया, बाँट दिया। उन्होंने बाँटा कैसे था? उन्होंने बाँटा उसको 2 खंडों में बाँट दिया। एक उसको गद्य खंड में कर दिया था, एक काव्य खंड में कर दिया था। अब जब उन्होंने गद्य और काव्य में किया था, तो ये दोनों खंड गद्य और काव्य वाले एक-दूसरे से इतने अलग थे कि उसमें एकतांता नहीं आ पाया। अब उन्होंने गद्य खंड को भी 2-2 प्रकरण में बाँट दिया। जैसे गद्य है, तो गद्य का एक पहला प्रकरण कर दिया। अब पहले प्रकरण में उन्होंने ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली को रख दिया और उसी तरीके से जो दूसरा प्रकरण है, उसी में गद्य साहित्य का आविर्भाव कैसे हुआ, वो रख दिया। अब इसको फिर दूसरे वाले को उन्होंने जो आविर्भाव 3 उत्थान काल में बाँट दिया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय
ये जब शुक्ल जी की किताब पढ़ेंगे तो सबसे पहले यही समझाते हैं हम। तो उसको इस तरह बाँट दिया। फिर जो काव्यखंड वाले में गए, बिल्कुल सेम गद्य वाले में जैसे 2 प्रकरण में बाँटा था, इसमें भी बाँट दिया। इसको इन्होंने पुरानी काव्य धारा और नई काव्य धारा कर दिया और फिर इन्होंने नई धारा को भी फिर सेम 3 उत्थान काल में बाँट दिया। तो कह रहे हैं ये जो शुक्ल जी ने गद्य और काव्य का ये प्रकरण डिवीजन किया फिर उत्थान काल में, ये एक दूसरे से इतना अलग है कि कोई तालमेल बैठ ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो मानो ये जो गद्य खंड है उसमें एक प्रवृत्ति काम कर रहा है तो काव्य में दूसरी कर रहा है। एग्जाम्पल में ये कह रहे हैं कि जो काव्य खंड का जो दूसरा प्रकरण आप लोगे उसमें एक तीसरा उत्थान करके है, उसमें जो काव्य है काव्य में जो छायावाद के नाम से उनको अभिहित किया है, और तीसरा गद्य खंड का जो दूसरा वाला प्रकरण है तृतीय उत्थान, उसमें कोई एकरूपता नहीं है। यानी ये कह रहे हैं कि जो आपका ये जो गद्य वाला है और ये जो काव्य वाला है, दोनों में ही अगर हम दोनों प्रकरण में जाके तीसरे उत्थान को देखें तो दोनों में एक दूसरे में कोई मैचिंग नहीं है। इसलिए इस खंड से कहते हैं कि इस दृष्टि के कारण इतिहास का अगर देखें तो निरंतर ये जो होना चाहिए वो तो ओझल सा लगता है, जबकि उनका बहुत प्रमाणिक किताब है। बाद के इतिहासकारों के इन्होंने संबंध में कटाक्ष किया है कि जो बाद के इतिहासकार हैं उन्होंने प्रायः शुक्ल जी का अनुगमन किया, उनके पीछे चला, या आधुनिक काल के इतिहास लेखन में सामान्य रूप से उनकी जो उत्थानवादी शैली है उसको ही लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, यही चिंता था डॉक्टर नगीन जी का। डॉक्टर नगीन जी ने कहा कि बताओ, काशी नागरी पिछाड़ी जो काम करना शुरू कर दिया 1893 में, इसने 16 खंडों में इतिहासों का जैसा भी जहां से सामग्री पाया उसको कलेक्ट किया। इसका मतलब अब तो हिंदी साहित्य का इतिहास नई दृष्टि से लिखा जा सकता है, पर हमारे लेखकों ने ऐसा कोई प्रयास ही नहीं किया कुछ नया लिखे। वो शुक्ल जी को ही सर्वमान मान लिए, जबकि शुक्ल जी वाला 1929 में लिखा गया और आज आप लगभग 100 साल के बाद की बात करो तो सेम वही आप पढ़े जा रहे हो। क्या तब से कुछ भी अपडेट नहीं हुआ? तो बच्चन जी क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं उन्होंने जो डिवीजन किया था, वर्गीकरण किया था, वो विभाजन किया, वो मेरी दृष्टि से उतना अनुकूल नहीं लगता, मुझे उतना प्रमाणिक नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि लोगों ने शुक्ल जी को ही सम्मान मान लिया तो आधा राइटर उन्हीं के, आधा क्या सभी राइटर उनके हाँ में मिलाते हैं या कुछ ना में मिलाते हैं, पर कोई हिम्मत नहीं कर पाता है कि कुछ नया उसका तोड़ निकाला जाए। कुछ लोगों ने आधुनिक काल के विकास के पहले 2 चरण को भारतेंदु युग कहा और द्विवेदी युग कहा। कहना अधिक संगत समझा, लेकिन दिक्कत क्या है, नामों की ग्राह्यता को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। जो भारतेंदु युग है और जो द्विवेदी युग है, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की परिकल्पना कर लेने पर युगों की बाढ़ आ गई। भारतीय हिंदी परिषद प्रयाग से प्रकाशित हिंदी साहित्य में उपन्यासों के संदर्भ में प्रेमचंद युग, नाटकों के संदर्भ में प्रसाद युग, इनकी कल्पना हुई। पता नहीं समीक्षा के संदर्भ में शुक्ल युग क्यों नहीं लिखा गया। इन्होंने कहा अगर ऐसे ही सबके नाम पे आपने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और हिंदी भाषा परिषद के प्रकाशित हिंदी साहित्य तृतीय खंड में उपन्यास के संदर्भ में कहते हैं वो प्रेमचंद युग नाटकों, तो कह रहे कि फिर शुक्ल युग को तो आलोचना और निबंध में आपको भूलना नहीं चाहिए, उनका भी ऐसे नाम रखना चाहिए। उनका क्यों भूल गए? वो तो बड़े उस युग के संदर्भ में देखे तो बहुत ही प्रासंगिक है। एक इतिहास और डॉक्टर नगेंद्र के संपादन में हिंदी साहित्य का इतिहास निकला। देखिए ये भी जिक्र किया गया ना, ये चीज होता है, आप जब 3-4 किताबों का प्रमाणिक अध्ययन करेंगे तो आपकी समझ का लेवल बहुत अच्छा होगा। अब बच्चन जी कह रहे हैं कि एक इतिहास और भी है, डॉक्टर नगेंद्र के संपादन में एक हिंदी साहित्य का इतिहास निकला, वो प्रकाशित हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये, डॉक्टर नगेंद्र ने पूरी किताब नहीं लिखी, जैसे आप ये बच्चन का किताब पढ़ रहे हो, शुक्ल जी का पढ़ोगे या रामस्वरूप चतुर्वेदी का, ये तो उन्होंने संपादन किया है। उस संपादन के उसमें आप देखेंगे हर एक चैप्टर को, जैसे भाषा साहित्य को हरदेव बारी ने लिखा, जो चैप्टर आधुनिक वाला है इन्होंने लिखा, कोई चैप्टर गणपति चंद्र ने लिखा, तो कई राइटर ने जो विषय विशेषज्ञ हैं उन सबका संकलन तैयार होकर 800 पेज में डॉक्टर नगेंद्र का संपूर्ण किताब आपके सामने आता है। इसलिए मैंने कहा वो बहुत ही अच्छी किताब है, क्योंकि उसमें आप अलग अलग राइटर के हर एक जो विषय विशेषज्ञ हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू जान पाएंगे उस किताब को खत्म करने के बाद। इन्होंने कहा कि जो एक इतिहास और डॉक्टर नगेंद्र के संपादन में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ, वो अनेक लेखकों द्वारा लिखे जाने के कारण इसमें परस्पर आपको विरोधी दृष्टिकोण मिलेंगे। पूर्व पीठिकाओं की स्थापनाओं के साथ विधाओं की संगति भी नहीं बैठेगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे भारतेंदु युग को ले लें तो इसका दूसरा नाम भारतेंदु युग का पुनर्जागरण है, पर जो भारतेंदु के नाटकों की पारंपरिक खतौनी से पुनर्जागरण का दूर का भी रिश्ता नहीं है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, भारतेंदु युग को आप लोग क्या कहोगे? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण मतलब बहुत नई नई चीजें होनी चाहिए, जबकि कह रहे हैं कि जब भारतेंदु जी का नाटक आप देखो, नील दर्पण, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, विशेष विस्मोत्तम, जो प्रताप, सती प्रताप, जितनी भी चीजें हैं उनमें कह रहे हैं कि आप उनके नाटकों में जाके देखोगे तो
उनके नाटकों की पारंपरिक खतौनी से आपको पुनर्जागरण दूर का भी रिश्ता पुनर्जागरण से नहीं देखने को मिलेगा। इतना डिफरेंस है वहां पे। छायावाद युग देखो, छायावाद युग को ये कहते हैं कि समानता हम मानते हैं कि वो सर्वमान्य है। ये कह रहे हैं कि हम भारतेंदु काल को या पुनर्जागरण किसी को नहीं, हम ये मान रहे हैं कि ये छायावाद नाम दिया गया है छायावाद काल का, यानी 1918 से 36 के कालखंड को इनकी दृष्टि में कहते हैं वो मेरे लिए सर्वमान्य है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कह रहे हैं कि इसे विभाजक रेखा मानकर कालों का नामकरण अधिक सुविधाजनक, तर्कसंगत और औचित्यपूर्ण होगा। यानी ये कह रहे हैं कि पूरे अगर कालखंड में छायावाद को माने तो मुझे लग रहा है छायावाद एक ऐसा समय है जो चीजों को अपने आप में वो देखें, तो विभाजक रेखा माने तो नामकरण अधिक सुविधाजनक, तर्कसंगत और औचित्यपूर्ण होगा। यो जो छायावाद शब्द है वो अपने अर्थ संकोच और एकांगिकता के कारण ग्रह नहीं है। ये छायावाद को भी छायावाद नाम नहीं पसंद करते। जैसे ये भारतेंदु युग के समय में भारतेंदु जी के बजाय वो पुनर्जागरण ज्यादा कहना प्रासंगिक लगेगा उन्हें। वैसे करें अगर हम छायावाद कह दिए, जैसे वीर गाथा काल को वीर गाथा कह दिए, तो ऐसा लगा कि पूरे आदिकाल में से वीर गाथा प्रशस्ति का गायन हुआ है, वीरता का, और कुछ नहीं हुआ है। ऐसे अगर आपने छायावाद कह दिया तो ये लगता है कि बड़ा सीमित हो गया। तो फिर विस्तार में क्या नाम होना चाहिए? तो इनका सीधा संबंध जैसे पुनर्जागरण काल से है, पर ये सब व्यापक परिप्रेक्ष्य में मौजूद नहीं है। रोमांटिक शब्द का समानार्थी शब्द ही इस युग को समग्रता में उजागर कर सकता है। हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग रोमांटिसिज्म के अर्थ में किया जाने लगा है, अतः जिसे छायावाद युग कहते हैं। तो हिंदी में एक टर्म है स्वच्छंदतावाद, वो स्वच्छंदतावाद इंग्लिश के रोमांटिसिज्म के अर्थ में वो प्रयोग में आता है, जिसे छायावाद युग कहते हैं। उसे स्वच्छंदतावाद युग के नाम से अभिहित किया जाना चाहिए। ये शब्द अपनी अर्थवत्ता में गांधी नेहरू युग के आदर्शों और अंतर्विरोधों की समांतरता जो है वो पा लेता है। रोमांटिक या स्वच्छंदतावादी आंदोलन में जिस व्यक्तिगता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है वो गांधीवादी आंदोलन में अद्यांतनी आदि से अंत तक मौजूद है। अंतरात्मा की आवाज इस युग के संपूर्ण साहित्य में विद्यमान है। स्वच्छंदतावादी साहित्य मुक्ति का साहित्य है, ठीक उसी तरह जैसे गांधी नेहरू का आंदोलन समग्र अर्थ में मुक्ति का आंदोलन था। स्वच्छंदतावाद युग नाम स्वीकार कर लेने पर ना तो इसे ईसाइयत के फैंटस्माटा से जोड़ने की जरूरत पड़ती है, न हमें स्थूल के प्रति सूझ का विद्रोह कहकर सरलीकरण की आवश्यकता है। अब देखिए इन्होंने बड़ी प्रामाणिक तौर पे अपनी बातें मनवा ली है आपसे कि देखो भाई, हम जो है पुनर्जागरण भारतेंदु युग को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में कहते हैं। ऐसे ही हम छायावाद को छायावाद इसलिए नहीं कहते, वो अपने आप में एक सीमित दायरे को दर्शाता है। और व्यापक स्तर पे अगर हम छायावाद का नाम स्वच्छंदतावाद रख लेते हैं, स्वच्छंदता का मतलब एक तरीके से कहते हैं कि व्यक्तिगता को महत्व देना, पर्सनल अपने आप को, अस्तित्व को, जो अस्तित्ववाद कहता है कि अपने अस्तित्व की बात करो, तो ये बात करता है स्वच्छंदतावाद जो कि रोमांटिसिज्म से आया। और ये अर्थवत्ता में जैसे गांधी नेहरू युग के आदर्श और अंतर्विरोध की समांतरता से के संबंध में कहते हैं कि जो आपकी अंतरात्मा की आवाज है। स्वच्छंदतावादी बेसिकली जो साहित्य होगा वो मुक्ति की साहित्य होगा, और मनुष्य की मानवीयता के लिए साहित्य लिखा जाता है तो मनुष्य की मुक्ति का आह्वान तो होना ही चाहिए। और समग्र अर्थ में ये कह रहे हैं कि जैसे गांधी नेहरू का आंदोलन ले तो उसमें भी यही मुक्ति की छटपटाहट थी, आजादी थी, तो हमारे भी साहित्य में आजादी चाहिए, तो हम इसका नाम स्वच्छंदतावाद समझते हैं, ये ज्यादा प्रासंगिक है। तो स्वच्छंदतावाद युग ये मानकर इसी से ये पूर्व स्वच्छंदतावाद और उत्तर स्वच्छंदतावाद ऐसे ही इन्होंने कालखंड का विभाजन किया है। और कहते हैं फिर इसकी वजह से हमको ईसाइयत के फैंटस्माटा से जोड़ना नहीं है, ना में छायावाद के स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह जोड़ना चाहिए। छायावाद को लेकर कहते हैं जितनी परिभाषाएं दी गई हैं उनकी दृष्टि में केवल काव्य रहा है। वो अगर छायावाद कहते हैं तो छायावाद सिर्फ काव्य के संदर्भ में कहते हैं, और अगर मैं छायावाद को स्वच्छंदतावाद कहता हूँ तो मेरे स्वच्छंदतावाद कहने के पीछे सबसे बड़ी बात है मुक्ति का आह्वान, आजादी की बात। तो हमारा जो स्तर है वो अगर हम स्वच्छंदतावाद छायावाद को करें वो व्यापक धरातल को जो है अपने आप में समाहित कर लेता है। छायावाद को लेकर जितनी परिभाषाएं दी गई उसे केवल और केवल काव्य को ध्यान में रख के दिया गया है। प्रसाद है, जैनेन्द्र है, लीलाचंद जोशी हैं, इनके उपन्यासों को जो उसी काल में लिखे गए क्या छायावादी आप कहेंगे? यानी जैनेन्द्र, लीलाचंद जोशी ये सब अगर कह रहे हैं कि 1918 के 36 के परिवेश में जो उपन्यास लिखे गए, जैसे कंकाल तितली रावती प्रसाद का आप देख लो, जैनेन्द्र का आप जितने भी देखोगे उसमें उन्होंने स्त्रियों के संबंध में बड़ा सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है, चाहे परख हो, सुनीता हो, कल्याणी हो, विवर्त हो, वितर्क हो, सारे में। तो क्या कह रहे हैं कि अगर 18 से 36 की परिधि में इनके उपन्यास को आप पढ़ेंगे तो क्या आप कहेंगे ये छायावादी है
कि कहेंगे उसमें, जैसे आप मान लो कि इनका मृणाल है, मृणाल जो है जिसमें आपने मृणाल को देखा, तो वो मृणाल जो एक पात्र वो छटपटाहट की बात करती है, या इनकी जितनी स्त्री पात्र हैं मुक्ति की छटपटाहट की बात करती है, और ये खुद आजादी देने की बात करते हैं। तो क्या वो छायावादी उस चीज से, भावधारा से बधे हुए थे? लेख तो उसी कालखंड में थे, लेकिन इनके अंदर एक जो साहित्य के प्रति चेतना था या मुक्ति की बात थी, वो सारी चीज इनके साहित्य में दिखता है जो उसी काल में लिखे गए। क्या आप उनको छायावादी कहेंगे? इस काल के काव्य है, उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, आलोचना है आदि को स्वच्छंदतावादी तो कहा जा सकता है, पर आपको छायावादी नहीं कह सकते। आप छायावादी नहीं कह सकते। इन सारी रचनाओं को 1918 से 36 में बहुत सारी ऐसी रचनाएं और बहुत ही मतलब एक कह सकते हैं हिंदी साहित्य को प्रभावित करने वाली रचनाएं आई हैं 36 तक की, उसको आप सिर्फ छायावादी नहीं कह सकते हैं। स्वच्छंदतावादी युग के ठीक पहले का काल, ये कहते हैं कि उसको हम कहेंगे पूर्व स्वच्छंदतावादी। यानी स्वच्छंदतावादी के युग के ठीक पहले का काल आप समझ रहे हैं किनको कह रहे हैं? ये स्वच्छंदतावादी यानी 1918 के पहले के कालखंड को कह रहे हैं। 1918 के पहले के कालखंड को, यानी 1900 से 1918 को ये कह रहे हैं कि इसको आप क्या कहेंगे? ये पूर्व स्वच्छंदतावादी काल है। और 18 से 36 तक अगर स्वच्छंदतावादी है, तो 36 के बाद जब आपका प्रगतिशील लेखक संघ आ जाता है, जिसे आप प्रगतिवाद कहते हैं, इन सबको ये कह देंगे एक तरीके से उत्तर स्वच्छंदतावादी। तो ठीक उसके कालखंड के पहले को, जिसे हम 1900 से 18 तक का जो कालखंड है, जिसको हम लोग द्विवेदी युग कहते हैं, ये द्विवेदी युग को द्विवेदी युग ना कह के कह रहे हैं वो पूर्व स्वच्छंदतावादी है, तो उसे वही कहना चाहिए। और द्विवेदी युग क्या है? एक तरीके से आप द्विवेदी युग कहेंगे तो वो सिर्फ एक व्यक्तिवाचक नाम होने से आग्रह है, दूसरे से किसी तरह की विशेषता का बोध भी नहीं होगा। आप द्विवेदी युग कहोगे तो आपको कोई विशेषता नहीं लगेगा। तीसरे, इस नाम के कारण ऐतिहासिक प्रभाव भी खंडित हो जाएगा। तो इन्होंने बताया मैं क्यों द्विवेदी युग को द्विवेदी युग नहीं कहूंगा, क्यों मैं जो है भारतेंदु युग को भारतेंदु युग नहीं कहूंगा। अगर मैं भारतेंदु युग को पुनर्जागरण कह रहा हूँ तो व्यापक परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ। अगर मैं द्विवेदी युग को द्विवेदी युग नहीं कह रहा हूँ तो उसके ग्रहण न करने के पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है कि अगर एक व्यक्ति का नाम हम लेते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी का, तो एक व्यक्तिवाचक नाम होने से वो यूं ही आग्रह है, दूसरे से कोई भी प्रवृत्ति का बोध नहीं होगा। तीसरे, इस नाम के कार्य जो ऐतिहासिक प्रभाव वो भी खंडित हो जाएगा। इस युग में तो निबंध है, कविताएं हैं, वो ज्यादा लिखी गई है। निबंध लेखकों में खासकर आप द्विवेदी युग में देखोगे तो क्या खासियत रहा द्विवेदी युग का? महावीर प्रसाद द्विवेदी आए, माधव प्रसाद मिश्र आए, गोविंद नारायण मिश्र है, बाल मुकुंद गुप्त है, ये सब कौन है? ये सभी तो बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं। और इतने ही क्यों, चंद्र शर्मा गुलेरी आए, पूर्ण सिंह आए, बड़ा निबंध वगैरह लिखा गया। लेकिन सिर्फ महावीर प्रसाद द्विवेदी कह दे रहे हो क्योंकि सरस्वती पत्रिका उनके हाथ में गया और पूरा 20 वर्षों तक संपादन संभाला, 3 से लेके 20 तक, और बहुत व्याकरणिक शुद्धता की बात की, तो सिर्फ आप द्विवेदी कह दोगे तो कोई जान ही नहीं पाएगा कि इसमें और क्या क्या हुआ था। और इतना ही नहीं, ये कहते हैं श्रीधर पाठक है, रामचरित उपाध्याय है, स्नेही है, मैथिली शरण गुप्त हैं, त्रिपाठी जी हैं, राम नरेश, रूपनारायण पांडे, मुकुटधर पांडे हैं, ये सब भी तो इसी युग के प्रमुख कवि रहे हैं। और निबंध लेखकों में तो ये मान के चलो कि पहले 3 जो कलम 3 द्विवेदी हैं, वो 3 द्विवेदी तो कलम के लेखक हैं। शेष 3 आप देखो तो वो पूर्व स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति के निबंधकार हैं, क्योंकि उनमें स्वच्छंदता की विशेषताएं थी। और निबंध लेखकों के रूप में इन्हीं तीनों का महत्व भी है। द्विवेदी कलम के कवियों में तो केवल और केवल कह रहे मैथिली शरण गुप्त को ही ऐतिहासिक महत्व मिला। वो भी क्यों मिला ऐतिहासिक महत्व? साकेत के कारण उनको मिला। साकेत को स्वयं शुक्ल जी ने स्वयं साकेत जो है उस पर स्वच्छंदतावाद का कम प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। साकेत जो है एक तरीके से, अगर उर्मिला का विरह वर्णन है तो एक तरीके से उस स्त्री की आवाज जो अब तक दबाया गया था, उर्मिला विषयक चेतनाशील का काम जो है इनके एक तरीके से गुरु ने किया। मतलब वो चीजें अगर लिखा नहीं हुआ तो साकेत मैथिली जी लिखते नहीं, और उस स्त्री के मन में जो दबी पीड़ाएं वो सबके सामने नहीं आता कि उर्मिला के जीवन का भी एक पक्ष होता है कि उनसे भी जीवन के सारी एक तरीके से चीजों को छीन लिया गया। या बाद में आप देखो यशोधरा नहीं लिखा जाता। तो ये सारी चीजें क्या है? मुक्ति की छटपटाहट है। और मजे की बात है, ये सब कब लिखा गया? ये सब छायावाद में लिखा गया, यानी स्वच्छंदता की बात, मुक्ति मुक्ति की बात की गई। फिर आप छायावादी परिधि में इसको बाध दोगे तो बड़ा सीमित हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा लोगों के साथ। तो साकेत पर स्वच्छंदतावाद का कम प्रभाव नहीं है। श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे को शुक्ल जी ने कहा ये स्वयं प्रकृत स्वच्छंदतावादी है। वस्तुतः अगले संदर्भ में इन्हीं कवियों का विकास आप देखो तो आगे चल के प्रसाद है, निराला है, पंथ में देखने को मिलता है। अतः इस युग को आप पूर्व स्वच्छंदतावाद युग का नाम देना चाहो तो दो, और देना भी चाहिए, ये जरूरी है। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण युग कहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। स्वच्छंदतावाद युग के, यानी स्वच्छंदता
युग के बाद के कालखंड को ये कहते हैं, ये कालखंड होना चाहिए वो उत्तर स्वच्छंदतावाद का, उसे। और इसे पुनः 3 दशकों में बाँटना ज़्यादा संगत प्रतीत होगा, इनके अनुसार यहाँ पे संक्षेप में कहा गया है। अब इन्होंने साफ-साफ बात बता दी है कि हमने देखो इतने वैज्ञानिक तर्क के साथ चीज़ों को बाँटा है। उसमें हमने पुनर्जागरण काल और पुनर्जागरण काल का समय हमने रखा है 1857 से 1900। क्या रखा है हमने? 1857 से 1957 क्यों रखा था? व्यापक वही गदर के प्रदेश में सारा बदलाव हुआ इसलिए। तो इन्होंने भारतेंदु काल को, बच्चन जी ने क्या कहा है? भारतेंदु युग को इन्होंने पुनर्जागरण काल कहा है। दूसरा हम लोग ये द्विवेदी कालखंड की बात करते हैं 1900 से 1920 के कालखंड को, तो इन्होंने 1900 से 1920 के कालखंड को पूर्व स्वच्छंदतावाद काल कहा है। स्वच्छंदतावाद काल किसको कहा है? 1920 से 40 के कालखंड को इन्होंने क्या कहा है? जिसको हम लोग छायावाद कहते हैं, तो छायावाद को इन्होंने क्या कहा है? स्वच्छंदतावाद। इसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विवेदी युग। इसको क्या कहते हैं? भारतेंदु युग। तो जिसे भारतेंदु हम कहते हैं उसको पुनर्जागरण काल बच्चन कहते हैं। पूर्व स्वच्छंदतावाद को हम लोग द्विवेदी युग कहते हैं 1900 से 20 तक, तो इन्हें बच्चन जी कहते हैं पूर्व स्वच्छंदतावाद। छायावाद को हम लोग 1920 से 40 मानते हैं स्वच्छंदतावाद का काल, तो बच्चन जी इसको, जो छायावाद मानते हैं उसको बच्चन जी क्या कहते हैं? स्वच्छंदतावाद काल। हम लोग जो उत्तर स्वच्छंदतावाद काल को 1940 ईस्वी, इसको हम लोग क्या मानते हैं? तो प्रगतिवाद, है ना? प्रगतिवाद मानते हैं कि नहीं? 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ, प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन, मुल्क राजा आनंद सज्जाद जाहिर, इनके द्वारा बना और प्रोग्रेसिव चीजें आ गई, तो उस कालखंड को इन्होंने क्या माना है? उसको माना है इन्होंने उत्तर स्वच्छंदता। और फिर उत्तर स्वच्छंदतावाद में ये कहते हैं 40 तक तो ऐसे चलता है, और 40 से लेके 50 तक का आप समय देखोगे तो क्या हो जाएगा? वो समय है प्रगति का और स्वतंत्रता के द्वंद का, क्योंकि आप देखो 1947 में हम आजाद होते हैं, तो जो पहला 10 साल होगा, वो पहला 40 के बाद पहला 10 साल ये कहते हैं वो प्रगति का होगा, और प्रगति के साथ स्वतंत्रता का द्वंद होगा। और क्योंकि 50 तक तो हम आजाद हो चुके होंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपना हो जाएगा, तब आएगा कि देश में हमें दूसरे 10 साल में संतुलन कैसे स्थापित करना है और हमें आधुनिकता को लेके कैसे चलना है। और फिर जो आएगा इसके बाद अगला दशक अगर आप देखें तो 60 के बाद का दशक होगा आधुनिकता बोध की रचनाएं। और इस तरीके से मुझे उम्मीद है, इन नए संस्करण की भूमिका में दूसरा कुछ नहीं है, मुझे उम्मीद है कि आपको पहला जो है इनका आमुख है, निवेदन है, किसके पीछे क्या लिखा गया, पूरा बहुत अच्छे से परिदृश्य क्लियर 1 घंटे में हो गया होगा। अब नेक्स्ट जब हम क्लास शुरू करेंगे तो जो हमने आगे पढ़ा उसमें जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सबसे पहले हम आपका नोट्स रिवाइज करा देंगे और फिर हम दूसरे क्लास को लेके चलेंगे, और उसी क्लास में हम आपको इंडेक्स से परिचित कराएंगे, जो विषय सूची की हमें कैसे कैसे चैप्टराइजेशन करना है, चैप्टर्स को कैसे पढ़ना है। अब हमारी देखिए आगे की रणनीति में कैसे होगा, इसीलिए हमने कहा एक मास्टर क्लास है, इसके पहले भी हमने सारे करवाए हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से जो अभी शैली अपना रहे हैं ऐसा मैंने कभी नहीं कराया है, तो ये मेरा बहुत अच्छा पहला प्रयास है। अब देखिए जब हम लोग पहले चैप्टर को दूसरे चैप्टर पे आएंगे ना, तो पहले चैप्टर को हम इस तरीके से, हमारे पास हमारा नोट्स होगा और हमारे नोट्स से हम पिछले जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, क्योंकि मेरी समझ वाला वीडियो तो आप 1 बार सुनोगे, 2 बार सुनोगे और आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, आपके पास किताबें होंगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट आपको एग्जाम हॉल तक जो आपको बच्चन सीरीज से जो क्वेश्चन आपको फेस करने होंगे वो ये होंगे, और इसको हमने नोट्स में निकाल के इस तरीके से दिया। नोट्स नहीं दिया जाएगा, पहले बता दें, आपके बहुत अच्छे से लेक्चर कई बार सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, खुद से पढ़ के लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी समझ का लेवल हमें यहाँ पे बिल्ड करना है, उसका हम प्रयास कर रहे हैं। तो अब देखिए हमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कहाँ तक हमने कर लिया, तो हम जब पिछले यानी दूसरे दिन जब क्लास में आएंगे तो हम यहाँ तक नोट्स अपना रिवीजन कर लेंगे। फिर इसके बाद जैसे जैसे हम एक एक चैप्टर पे जाएंगे, वहाँ चैप्टर बहुत अच्छे से करेंगे, उसकी समझ लेंगे और फिर उसकी समरी नोट्स को हर सेकेंड डे देखते चलेंगे। इससे क्या होगा, ये हमारा एक लॉजिकल पढ़ने का तरीका हो जाएगा कि हम बहुत अच्छी विषय वस्तु पे कमांड कर रहे हैं, अच्छी स्थिति में जा रहे हैं, प्लस जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको हम बराबर याद भी करते चल रहे हैं। ये हमारी एक किताब खत्म करने की रणनीति होगी। हमने अच्छा खासा टाइम लिया है, आपका साल भर का वो रहेगा, तो हम धीरे धीरे चीज़ों को खत्म करते रहेंगे। और अच्छी बात ये, क्योंकि डॉक्टर नगीन की भी जो सीरीज में प्लेलिस्ट में वो क्लासेज अपडेट होती रहेंगी, ये भी होते रहेंगे, तो हम दोनों को जोड़ के भी पढ़ा रहे हैं कि डॉक्टर नगीन में आपको क्या अलग मिल रहा है, यहाँ क्या अलग मिल रहा है, उस किताब में किसने क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है। पूरा ये क्लास हमारा समझ पे बेस होगा, और इम्पॉर्टेंट फैक्ट नोट्स रिविजन सिर्फ इसलिए कराया जाएगा ताकि इम्पॉर्टेंट एग्जाम में आप जाओ तो आपको फैक्ट भी रहे कि हाँ मुझे इतना पता है, किताब के बारे में इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बस ये। बाकी ये ओवरऑल पूरा क्लास समझ पे आधारित होने वाला है, किताब की बहुत अच्छे से समझ पे हम काम करने वाले हैं। तो आज के लिए
इतना ही, धन्यवाद। बाकी आप अपना भी क्लास लेना अगर चाहें तो स्वयं भी ले लें। और ये अभी आज मैंने 10 तारीख तक यही रखा हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पर्सनली ये मैसेज करके कह रहे हैं कि मैम लेना तो चाह रहे हैं, बहुत कॉस्टली है और ये है। तो मैं सच बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा इस पे मेहनत भी कर रही हूँ और इस तरीके से अभी आप कर सकते हैं। आप उसको सीधे एनरोल कर लीजिए, कोई वो नहीं है 2000 का, आराम से आपके उसमें पड़ा रहेगा। धीरे-धीरे आपकी किताबें जो है आराम से वो जो है खत्म हो जाएँगी। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।